हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि सीटेट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, कहा जाता है कि दिसंबर में होगा, नहीं तो जुलाई तक हो जाता था, नोटिफिकेशन आ जाता था। तो चलिए बच्चों, उसमें जो एसएसटी है, सीटेट में पेपर टू के लिए एसएसटी जो कि बुक से कंटेंट से 40 नंबर का रहता है, और जबकि आपका पेडागोजी आपका 20 नंबर का होता है। तो टोटल जो एसएसटी पेपर टू का 60 नंबर का होता है पेपर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ना पड़ता है उसमें। तो आज हम जो है क्लास 7 का जो ज्योग्राफी, आज पूरा ज्योग्राफी समाप्त कर देंगे बच्चों, और कल हम फिर 6 का ज्योग्राफी लाएंगे। इस तरह करके हम हिस्ट्री भी कराएंगे, हम पॉलिटी भी कराएंगे 6 to 8 तक। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं जो कि चैप्टर 1 था पृथ्वी के परत से संबंधित। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि परपट्टी क्या है, जिसको भूपरपट्टी बोलते हैं। तो पृथ्वी की ये सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपट्टी या भूपरपट्टी कहते हैं। और ये बच्चे पतली परत होती है। तो जब आपसे पूछेगा पृथ्वी की पतली परत को क्या कहते हैं, तो आप परपट्टी बोलिएगा। महाद्वीपीय सहिति में यह 35 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सहिति में 35 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के परत में सबसे पहले परपट्टी आ जाएगा आपका, भूपरपट्टी, फिर आपके आ जाएगा मेंटल, फिर आपका आ जाएगा मेंटल, और फिर आता है कोरोड, जो कि आंतरिक परत है पृथ्वी का, कोरोड। तो परपट्टी जो बना है ना बच्चों, ये सियाल से बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और मेंटल जो है ना, ये सीमा से बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोरोड जो है ना, वह नीफे से बना है, यानी कि निकेल और फेरस से बना है। अगला देखिए, तो ये समुद्री सतह पर ये 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय सतह पर 35 किलोमीटर। महासागरीय परपट्टी को सीमा अर्थात महासागरीय परपट्टी आपसे पूछेगा किसका बना है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, जबकि महाद्वीपीय संहति सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट देखिए, इसके ठीक नीचे मेंटल, यानी परपट्टी के नीचे क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। और ये कितने किलोमीटर तक फैला है, तो 29 किलोमीटर तक। क्रोड सबसे निचले परत को, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोड कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, और ये 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो मुख्यतः ये जो बना है आंतरिक परत, यह नीफे से बना है। चलिए बच्चों, अब कुछ सेल के बारे में हम लोग जानते हैं। सेल के बारे में क्या है कि सेल जो है ना बच्चों, 2 प्रकार का होता है। एक आग्नेय सेल होता है, अवसादी होता है, 3 प्रकार का होता है, और क्यांतरित होता है। तो आग्नेय सेल को इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। तो बोलिएगा किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है, तो आग्नेय को, इंग्लिश में इसको रॉक बोलते हैं। अगला सेल, इसको प्राथमिक सेल कहते हैं आग्नेय को। बोला कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को ही सेल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो परपट्टी था, जो भूपरपट्टी बोलते हैं, बनाने वाले खनिज पदार्थ को ही सेल कहते हैं। अब बच्चों, सेल 2 प्रकार का होता है। सेल यदि देखा जाए तो 2 प्रकार का, वो भी आग्नेय सेल 2 प्रकार का, एक बहिर्भेदी होता है और एक अंतर्भेदी होता है। तो बहिर्भेदी में क्या होता है कि जब लावा अंदर ही ठंडा हो जाए, पृथ्वी के बाहर आके ठंडा हो, तो उसे हम बहिर्भेदी बोलेंगे, बहिर्भेदी चट्टान। जैसे बेसाल्ट, ये किसका उदाहरण है, बहिर्भेदी चट्टान का। जैसे कि दक्कन का पठार जो बना है, वो बेसाल्ट से निर्मित हुआ है, यानी बेसाल्ट चट्टान से बना है। और अंतर्भेदी का उदाहरण आपका ग्रेनाइट हो जाता है, जब पृथ्वी के अंदर ही पिघला हुआ द्रवित होके अंदर ही चट्टान का रूप ले ले, तो उसको अंतर्भेदी बोलते हैं, और उसका उदाहरण ग्रेनाइट है। चलिए, अवसादी सेल, अवसादी सेल कहने का मतलब है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका अवसादी सेल बलुआ पत्थर, रेत के दाने हो जाएगा, बलुआ पत्थर और रेत के दाने से बना है। इसे जीवाश्म सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये तलछट में बैठ जाता है, जीवों का अवशेष से बना होता है ये सेल, इसीलिए इसको जीवाश्म सेल भी कहा जाता है। कयांतरित सेल जो है, आग्नेय एवं अवसादी सेल के उच्च दाब और उच्च ताप के कारण बदल जाता है। यानी कि जब आग्नेय चट्टान में और अवसादी चट्टान में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये रूप बदल जाता है कयांतरित सेल में। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी, जिसको हम लोग स्लेट बोलते हैं, स्लेट, चूना पत्थर और संगमरमर, ये सारे कयांतरित चट्टान के उदाहरण हैं।
चलिए नेक्स्ट है सेल चक्र। सेल चक्र कहने का मतलब है बच्चों कि एक सेल टूटकर दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया को ही क्या बोलेंगे, सेल चक्र। द्रवित मैग्मा क्या होता है, ये रूपांतरित होकर अग्नेय सेल बन जाता है और अग्नेय टूटकर फिर अवसादी बन जाता है और ताप और दाब के कारण, अधिक दाब और ताप के कारण अग्नेय और अवसादी जो है क्रांतिरित में बदल जाता है। तो ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना चट्टानों का ही क्या कहलाता है, सेल चक्र कहलाता है। और सेल चक्र का क्रम क्या है, तो देखिए पहला क्रम है कि अवसादी बदलता है क्रांतिरित में, क्रांतिरित बदलता है मैग्मा में। फिर दूसरा क्या है, मैग्मा बदलेगा अग्नेय में, अग्नेय बदलेगा अवसादी में, अवसादी बदलेगा आपका क्रांतिरित में। तो आपको याद रखना है कि सेल चक्र का क्रम क्या है, तो अवसादी बदलेगा क्रांतिरित में सबसे पहले, उसके बाद फिर मैग्मा, और फिर मैग्मा बनता है अग्नेय, और अग्नेय फिर अवसादी, और अवसादी फिर क्रांतिरित। चलिए अब हम लोग कुछ खनिज के बारे में जानते हैं बच्चों। खनिज के बारे में क्या है कि खनिज का निश्चित भौतिक गुणधर्म और संगठन होता है, उसी को खनिज बोलेंगे। जिसका एक निश्चित संगठन हो और भौतिक गुणधर्म हो, उसको हम लोग खनिज बोलेंगे। ये लौह भी हो सकता है और लौह भी हो सकता है। जैसे कुछ खनिज का यहाँ एग्जाम्पल है, कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी, लोहा, यूरेनियम, ये सारे खनिज के उदाहरण हैं। पृथ्वी के आयतन से, ये नोट में आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो परपट्टी जो है मात्र में 1% भाग ही पृथ्वी का परपट्टी है, जबकि सबसे अधिक देखा जाए तो 84% जो है मेंटल का पार्ट है और 15% क्रोट का पार्ट है। और पृथ्वी का त्रिज्या आपसे पूछेगा तो 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। चलिए जीवाश्म के बारे में भी हम लोग जान ले कि आखिर जीवाश्म कहते किसको हैं। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि चट्टानों की परत दर परत चढ़ते जाते हैं। जब ऐसा कोई आकस्मिक घटना होता है, भूकंप वगैरह, तो क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव की मृत्यु के कारण एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और उसके अवशेष जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहा जाता है। चलिए ये जो अग्नि चट्टान है ना बच्चों, ये लैटिन शब्द इग्नस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। उसी तरह जो आपका अवसादी चट्टान है, यह जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंडिमेट्री बोलते हैं, ये जो इसका लैटिन नाम सेंडिमेंटम है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। उसी तरह जो आपका क्रांतिरित चट्टान है, उसको हम लोग इंग्लिश में मेटामॉर्फिक बोलते हैं, जो कि ग्रीक शब्द बना है मेटामॉर्फोस से, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। नेक्स्ट चलिए हमारी बदलती पृथ्वी, ये चैप्टर 2 हो सकता है। चलिए पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती है, एक अंतर्जनित बल और एक होता है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में आंतरिक भाग में घटित घटना, पृथ्वी के अंदर कोई भी घटित घटना होगा तो वह अंतर्जनित बल का उदाहरण होगा। अंतर्जनित बल में आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं, जैसे भूकंप, ये अंतर्जनित बल का उदाहरण है। फिर ज्वालामुखी अंतर्जनित बल का उदाहरण है। भूस्खलन, भूमि का टूटना, ये हो गया अंतर्जनित बल का उदाहरण है। और जो पर्वत का निर्माण होता है, ये भी अंतर्जनित बल से ही होता है। अगला देखिए बहिर्जनित बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं बहिर्जनित बल। बहिर्जनित में आपको अपर्दन और निक्षेपण देखने को मिलता है। अपर्दन और निक्षेपण से नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपकी निक्षेपण और अपर्दन से नदी, पवन, समुद्री तरंग, ये हिमनद, ये सब जो देखने मिलता है, ये सारे बहिर्जनित बल का उदाहरण है। जब पृथ्वी की सतह पर कोई बल लगता हो बाहर की ओर तो बहिर्जनित, और अंदर की ओर लगेगा तो अंतर्जनित। अब चलिए थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जान लें। ज्वालामुखी ये भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, उसको ज्वालामुखी। अच्छा चलिए भूकंप के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग कि भूकंप स्थलीय प्लेट, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेट जो हैं
गति करते रहते हैं। तो गति करने के दौरान एक प्लेट दूसरे प्लेट से आपस में टकराने से एक कंपन उत्पन्न होता है। तो वो वही लिखा है यहाँ कि स्तरीय प्लेटों के गति से उत्पन्न कंपन, तो उसी को क्या बोलेंगे, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, जहाँ से आरंभ होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र बोलते हैं, और जहाँ हम लोग महसूस करते हैं उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर जाता है इसका कंपन घटते जाता है, अधिकेंद्र हो जाएगा जहाँ पर हम लोग भूकंप का महसूस करते हैं। चलिए देखिए, अधिकेंद्र के बारे में यहाँ हम लिखे हैं कि जहाँ भूकंप को महसूस करते हैं वो अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में निकलता है। जब भूकंप हमें महसूस होता है तो वह तरंग के रूप में बाहर की ओर निकलता है। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर जैसे जैसे हम लोग इस केंद्र से दूर होंगे तो उसकी तीव्रता जो है वह घटते जाती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। चलिए, भूकंप कितने तरंग जो होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। एक पी तरंग होता है, उसके बाद एस तरंग होता है और एल तरंग होता है। 2024 दिसंबर में जो सीटेट का पेपर हुआ था बच्चों, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया था, तरंग दे दिया था एक साइड और एक साइड मिलान करना था। तो आप याद रखिए कि पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और एल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। अब भूकंप का जो मापन करते हैं हम लोग वह कौन सा यंत्र से करते हैं, तो सिस्मोग्राफ से करते हैं। जबकि तीव्रता, भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं। आज भूकंप की तीव्रता जो है यहाँ कुछ दिया गया है। चलिए, 5.0 यदि भूकंप का तीव्रता होगा तो इस पे क्या होता है, वस्तु गिरना स्टार्ट कर देता है। और 6.0 एक बहुत शक्तिशाली होता है और 7.0 जब हो जाएगा कम तीव्रता भूकंप का तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर जो है, भुज शहर में 6.9 की कंपन तीव्रता से भूकंप आया था, जो कि यह भीषण भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा किस शहर में हुआ था, तो भुज शहर में। और ये कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 में। और कितना तीव्रता से, तो 6.9। और कितने पे वस्तु गिरना स्टार्ट कर देता है, तो 5.0। और सबसे शक्तिशाली बोलेगा तो ये हो जाएगा 6.0 और सर्वाधिक शक्तिशाली 7.0 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए बच्चों, नदी का कार्य क्या है। तो नदी सबसे पहले क्या करता है, तो वो एक जलप्रपात बनाता है। तो जलप्रपात आखिर कैसे बनाता है नदी, तो जब नदी किसी बड़े ढलान स्थान से अत्यधिक कठोर शैल से खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। यानी कि बहुत ऊंचाई से बड़े ढलान से यदि पानी किसी शैल या बड़े या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। अगला देखिए, चाप झील। चाप झील मुख्य नदी से एक अलग झील में बनाती है। जब नदी बहते हुए एक मैदान की तरफ आती है, मैदान में जब प्रवेश करती है नदी तो एक झील बनाती है, चाप झील। यानी कि जिसको हम लोग गोखुर झील भी बोलते हैं। तो चाप जैसा होता है तो ये चाप झील। वितारिका क्या है, वितारिका जब नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी प्रवाह धीमा हो जाता है तो उसे वितारिका कहते हैं। जब नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते उसका प्रवाह का जो गति है वह धीमा हो जाता है तो वो वितारिका। और जलप्रपात जब नदी मैदान में प्रवेश करती है अर्थात तो वह जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि समुद्री तरंग के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो है ना, देखिए समुद्र के द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृतियाँ तरंग के द्वारा स्टेक बनता है, तटीय मेहराब बनता है और क्या होगा, समुद्री गुफा बनता है। और यहाँ देखिए क्या लिखे, तटीय क्षेत्रों समुद्री गुफाओं के कारण जो है ना तरंग के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण है। कहीं पे यदि स्टेक बन रहा है, कहीं तटीय मेहराब बन रहा है और समुद्री गुफा बन रहा है तो ये सब के पीछे का कारण है कि समुद्र के तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। अब चलिए, हिमनद का कार्य क्या है, तो हिमनद अथवा हिमानी वर्ष की नदियाँ होती हैं। हिमनद में क्या होता है, बारिश तो होगा फिर बर्फ़ का बारिश होगा, इसीलिए हिमानी वर्षा बोल दिया। हिमनद के निक्षेपण से हिमोर बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमनद के निक्षेपण से क्या बनता है, हिमोर बनता है। अब चलिए पवन का कार्य देख लें। पवन रेगिस्तान में पवन अपर्दन व निक्षेपण होता है। रेगिस्तानी इलाका में जब हवा चलता है, जब पवन बहता है तो अपर्दन और निक्षेपण होता है। और रेगिस्तान में छत्रक शैल बनते हैं, छत्रक
सेल बनते हैं और एक ही स्थान पर अर्थात बालू क्या होगा, जमा हो जाएगा। और रेगिस्तान में रेत की पहाड़ी जिसे हम लोग बालू टिब्बा कहते हैं। तो ये किसके निक्षेपण से, पवन के निक्षेपण और अपर्दन के कारण। पवन के निक्षेपण को लोएस कहते हैं और सबसे बड़ा लोएस जो है वह चाइना में है। तो पवन के द्वारा निक्षेपण से लोएस बनता है और बालू टिब्बा भी उसी से, और छत्रक से पवन का कार्य है। चलिए अब कुछ हम लोग एयर के बारे में जान लें, हवा के बारे में। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल गैसों का संगठन है जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है या 20.99% है, या CO2 0.03% है। और CO2 को कौन सा गैस कहा जाता है, तो यह ग्रीन हाउस गैस है। और अन्य गैस क्या है, 0.04% में अन्य गैस है। आर्गन कितना है, तो 0.93% है। ये सब प्रश्न बच्चों पूछा गया है कि वायुमंडल में अधिकतम गैसों का संगठन तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके बैठा है। वायुमंडल की कुल 5 परत होती है और ये क्रम से भी सजाने पूछ सकता है, तो हम क्रम से ही लिखे हैं। ये सारे नोट्स बच्चे हम बुक में एक एक लाइन पढ़ के बनाए हैं, हैंड राइटिंग नोट्स है मेरा। तो चलिए ये हो जाएगा आपका कि सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य मंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका वायुमंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका बहिर्मंडल हो जाएगा। मौसम संबंधी घटना कहाँ घटता है, तो बोलिएगा क्षोभ मंडल में। हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी किस में है, क्षोभ मंडल में। अगला आ जाएगा कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में, क्योंकि ये बादल से मुक्त होता है और मौसम संबंधी यहाँ कोई भी घटना नहीं घटता है। और उल्का पिंड जो कभी कभी पृथ्वी पर आते के समय घर्षण के कारण जल जाता है, तो वह मध्य मंडल में। चलिए अब एक करके हम पांचों परत के बारे में आपको बताते हैं। पहला देखिए, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो जब से आपसे पूछेगा पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण परत या वायुमंडल की, पृथ्वी की तो नहीं बच्चों, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है, तो क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर। जब ऊंचाई पे जाएंगे तो हमको क्षोभ मंडल मिलेगा। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं, हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी तूफान, ये सारी घटना मौसम संबंधी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। अगला आ जाइए समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ये क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है और ये 50 किलोमीटर तक है। और यह मंडल बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है और इसीलिए इसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होने के कारण ही हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो आप बोलिएगा समताप मंडल में। और इसमें ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है, जो हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। अगला आ जाइए मध्य मंडल। मध्य मंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल की तीसरी परत है, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के नीचे है, समताप मंडल के ठीक नीचे नहीं ऊपर है और लगभग 80 किलोमीटर तक फैला है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जो जल जाता है वह किस परत से संबंधित है, तो मध्य मंडल से। चलिए नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल, इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। इस परत को ताप मंडल भी कहा जाता है, तो बोलेगा किस मंडल को ताप मंडल कहा जाता है, तो बाह्य वायुमंडल को। आयन मंडल, आयन मंडल इस परत का भाग है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है। रेडियो संचार के लिए ये उपयोग होता है। तो रेडियो संचार किससे संबंधित है, तो वह मध्य मंडल से। चलिए उसके बाद है बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं आपको, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत एक्सोस्फेयर हो जाएगा अर्थात बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की पतली परत होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन इसी में देखने को मिलता है। यानी गैस की पतली परत जो है ना बहिर्मंडल से संबंधित है। अब आइए मौसम किसको बोलेंगे और वायुमंडल क्या, जलवायु किसको बोलेंगे। यानी वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की जो स्थिति परिवर्तन देखने को मिलता है उसको मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु क्या है, एक लंबे समय दीर्घकालीन में किसी स्थान का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। एक लंबे समय कम से कम 24-25 साल लग सकता है जलवायु, तो उसको जलवायु बोल देंगे। तापमान, वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में कितना टेम्परेचर है और कितना शीतलता है, नमी है, उसके परिणाम को ही क्या बोलेंगे, तापमान कहते हैं। और वायुमंडल का तापमान
दिन रात और ऋतुओं भी बदलते हैं। वायुमंडल का तापमान से ना दिन रात और ऋतुएं भी बदलता है। अब चलिए आतपन किसको बोलते हैं? आतपन किसको कहते हैं? तो आतपन या तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, जिसे आतपन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है, रोक लेती है, जिससे आतपन जैसा देखने को मिलता है। आतपन की मात्रा सबसे अधिक भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब भूमध्य रेखा सबसे बीचों बीच है, जबकि सबसे अधिक गर्मी यहीं पे देखने को मिलता है। तो उसके पास जब उससे ऊपर जाइएगा, ध्रुव की तरफ जाइएगा, तो धीरे धीरे आतपन की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। चलिए उसके बाद आ गया वायुदाब अर्थात एयर प्रेशर। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को ही क्या बोलते हैं? वायुदाब कहते हैं। ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाइएगा तो वायुदाब घटता रहता है। सबसे अधिक वायुदाब यदि पूछेगा तो समुद्र के पास, और समुद्र से ऊपर जाइएगा तो अब धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब घटता रहता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण है। वायुदाब का कैसा वितरण है? क्षैतिज वितरण है। किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। चलिए हवा जो है बच्चों, हवा कहीं निम्न दाब क्षेत्र बनाता है तो कहीं उच्च दाब क्षेत्र। तो चलिए हम लोग निम्न दाब क्षेत्र के बारे में जानें। बोला कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। यानी कि निम्न दाब के कारण ही बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। नेक्स्ट अगला है कि उच्च दाब क्षेत्र। बोला कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और भारी वायु नीचे बैठ जाती है और उच्च दाब के कारण ही आकाश स्वच्छ होता है। यानी हाई प्रेशर के कारण ही आकाश क्या होता है? स्वच्छ होता है। भारी हवा जो है नीचे की ओर आता है और गर्म हवा ऊपर की ओर। इसीलिए हवा जब भी बहता है वायु सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो पवन के प्रकार है कुछ, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अस्थाई पवन। अस्थाई पवन क्या है? व्यापारी पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों को अस्थाई पवन कहते हैं। ये वर्ष में निश्चित दिशा में चलती रहती है। अगला है मौसमी पवन। यह पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवनें का उदाहरण है, क्योंकि ये अपनी ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। तीसरा है स्थानीय पवन। किसी घंटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय चलता है। ये हमेशा नहीं चलता है, वर्ष भर चलने वाला ये हो जाएगा आपका, जो कि निश्चित दिशा में चलती रहती है वर्ष भर, तो ये हो जाएगा स्थायी। ये हमेशा अपना दिशा बदलते रहता है, तो ये हो जाएगा मौसमी पवनें। और स्थानीय पवन है कि दिन या वर्ष के किसी एक विशेष समय पर चलता है, तो ये हो जाएगा स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो है इसका एग्जाम्पल है स्थल एवं समुद्री समीप, या स्थानीय पवन का उदाहरण है। चलिए वर्षा का देखिए, वर्षा का रूप क्या है? तो हिम बर्फ के रूप में, समहिम वृष्टि या ओला के रूप में। आपको याद रखना कि वर्षा का रूप हिम होता है, समहिम वृष्टि होता है और ओला होता है। चलिए अब जल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। हम लोग जानते हैं कि थलशाला किसको बोलेंगे? यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम आहता होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लवणता क्या है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? लवणता बोलते हैं। महासागर की औसत लवणता यदि आपसे पूछेगा, औसत लवणता, तो 35 भाग 1000, यानी 1000 पानी में 35 भाग जो है NaCl का होता है। और मृत सागर जो है वह सबसे अधिक लवणीय सागर जो है वह मृत सागर है। तो ये मृत सागर कहाँ है? तो ये इजराइल देश में है। और ये लवणता इसका कितना है? 340 ग्राम। 1000 ग्राम जल में 340 ग्राम जो है लवणता मृत सागर में है। तैरना इसमें तैराक जो है, तैराक इसमें तैर सकता है, क्योंकि नमक की मात्रा इसमें इसे सघन बनाती है। तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा? अधिक होगा।
तरंग के बारे में चलिए जान लेते हैं। तरंग क्या है? बोला कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंग उत्पन्न होती है। और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे हम तरंग कहते हैं। महासागरीय सतह पर जब पवन बहता है तो तरंग लगातार उठता और गिरता है तो उसे तरंगे कहते हैं। और तूफान में तेज वायु चलने से विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। अगर आंधी तूफान तेज होगा तो तरंग भी क्या होगा? तेज विशाल उत्पन्न होगा। चलिए अब हम लोग सुनामी के बारे में जान लें, जिसको हम लोग पोताश्रय तरंग भी कहते हैं। बोला कि महासागरीय जल 15 मीटर तक, महासागरीय जल 15 मीटर तक विशाल ज्वारीय तरंग उठती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग, यानी कि जापानी भाषा का शब्द है ये सुनामी, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। और 15 मीटर तक पानी का उठना और गिरना सुनामी को दर्शाता है। सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, यानी कि समुद्र में भूकंप आना सुनामी को दर्शाता है। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर ऊंचा पानी उठा गया था। ये सबसे विशाल देखा गया है अब तक का तरंग। या रफ्तार क्या था? तो 700 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी उठता था और नीचे गिरता था। तो उठना ज्वार कहला जाता है और गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। तो सुनामी हमेशा समुद्र में आती है। तो 2004 में जो सुनामी आया था, भारत का तटीय क्षेत्रों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है ना पूरा डूब गया था इस सुनामी में। चलिए नेक्स्ट है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में हम लोग जान ले। ज्वार भाटा दिन में एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ज्वार भाटा दिन में नियम से 2 बार जल का उठना और गिरना ही क्या कहलाता है? ज्वार भाटा दिन में नियम से 2 बार। उठते जल को ज्वार बोलते हैं और गिरते जल को भाटा बोलते हैं। और ज्वार भाटा होने का कारण है कि सूर्य और चंद्रमा में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा देखने को मिलता है। चलिए आप देखिए ज्वार भाटा भी 2 तरह का है, एक बृहद ज्वार भाटा, एक लघु ज्वार भाटा। बृहद ज्वार भाटा क्या है? यह पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। जब पूर्णिमा और अमावस्या का समय रहता है तो ये सन और ये चंद्रमा, ये आपका पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाता है, जिससे बृहद ज्वार देखने को मिलता है। चलिए लघु ज्वार के बारे में हम आपको बताते हैं। लघु ज्वार क्या है कि लघु ज्वार भाटा जो आता है ये चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यदि विपरीत दिशा में हो, यानी ये जो बनेगा, ये जो खांचा जब बनेगा, आपका चित्र जो बनेगा, तो सन और पृथ्वी यहाँ है, चांद और सूर्य का यदि विपरीत दिशा में अगर इस टाइप का बनेगा तो वहाँ पे लघु ज्वार देखने को मिलता है। और चलिए अब उच्च ज्वार का हम लोग देखते हैं कि फ़ायदा क्या है। अगर उच्च ज्वार आता है तो उसका ये फ़ायदा है कि नौ संचालक में सहायक होते हैं। क्यों नौ संचालक में सहायक? इसलिए होते हैं क्योंकि जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद करता है। और क्या है तीसरा पॉइंट क्या है इसका फ़ायदा? कि मछली पकड़ने में भी सहायक होता है, क्योंकि जब ज्वार भाटा आए तो मछली तट तक आ जाता है, किनारे तक आ जाता है। ज्वार भाटा से विद्युत उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो ये ऊँट ज्वार के फ़ायदे हैं। महासागरीय धाराएँ। चलिए महासागरीय धाराएँ 2 तरह का होता है, एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा। तो गर्म धारा हमेशा ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है और ध्रुव की ओर प्रभावित होता है। तो महासागरीय धाराओं में जो गर्म जलधारा है, जो कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य रेखा के पास। और किधर की ओर गमन करता है? तो ध्रुवों की ओर। इसका उदाहरण है कि गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट देखिए ठंडी जलधारा, यह ध्रुवों के पास उत्पन्न होता है। ठंडी जलधारा ध्रुवों के पास उत्पन्न होता है और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होता है। तो ये आपका मतलब कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। चलिए नोट में कुछ बच्चे बातें देख लेते हैं इसको। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है।
और जापान में एक ऐसा आसपास का क्षेत्र है और आपका उत्तरी अमेरिका और पूर्वी तट जहाँ पे लोग इसका उपयोग करके वहाँ पे विश्व भर में मछली का कमी नहीं देखने को मिलता है। सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होता है जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। चलिए और एक पॉइंट है क्या कि जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलता है वहाँ कोहरे वाला मौसम भी बनता है और जो नौ संचालकों के लिए बाधा उत्पन्न हो सकता है। और अगला चलिए हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ते हैं। बोला वन किसको बोलेंगे, तो बोला जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं वो वन होते हैं। अगला घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यानी कि वन जो है ना बच्चों वैसे जगह पे वन देखने को मिलता है जहाँ उपयुक्त तापमान मिल जाए और परिपूर्ण वर्षा वाला स्थान हो, उस जगह पे वन देखने को मिलता है। और मध्यम वर्षा वाला स्थान जो होगा वहाँ पे आपको घास स्थल देखने को मिलता है। और कांटेदार झाड़ियाँ उस स्थान पर होती है जहाँ का क्षेत्र एकदम गर्म हो, शुष्क हो, उसी स्थान पे आपको कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्या विशेषता है, तो बोला कि यह वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास उगते हैं, क्षेत्र के पास। यह क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष भर यहाँ बारिश होती है और यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भूमध्य रेखा के पास उगती है और यहाँ पूरा वर्ष बारिश होता है और यहाँ के मौसम कभी ठंडा नहीं होता अर्थात हमेशा शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। काफ़ी घने वृक्ष होने के कारण सूर्य प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता, इतने घने जंगल होते हैं। अमेज़न का ही जंगल लीजिए, इतना घना जंगल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है कि प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाता है, सनलाइट। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ हैं इनका कुछ एग्जांपल है, रोजवुड हो गया, आबनोस हो गया, महोगनी हो गया। अगला ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विशाल होने के कारण, देखिए ब्राज़ील में जो अमेज़न का जंगल है ये आपका ब्राज़ील में है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि 20% ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होता है हमारे वायुमंडल में। एनाकोंडा जैसा विश्व का सबसे बड़ा विषैला सांप इसी जंगल में पाया जाता है। अब चलिए कुछ उष्णकटिबंधीय घास के बारे में हम लोग जान लें कि कौन सा घास किस देश से संबंधित है। तो सवाना हो जाएगा आपका अफ्रीका से, कंपोस हो जाएगा आपका ब्राज़ील से, लानोस हो जाएगा वेनेजुएला से। चलिए अब शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल देख ले थोड़ा सा। तो पैम्पास कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। प्रेयरी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ है, मध्य एशिया में। उसके बाद आपका डाउन कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उसके अलावा चलिए मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया देखते हैं। अमेजन बेसिन जो कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यह भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, मध्य भाग को। अमेजन बेसिन का निर्माण अमेजन नदी और बहुत सी सहायक नदियों से मिलकर हुआ है। यहाँ जो विभिन्न देशों में है जैसे ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारे देशों से अमेजन बेसिन घिरा हुआ है। अमेजन बेसिन का जलवायु कैसा है, यहाँ पूरा वर्ष जो है ना गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात लगभग एक समान रहता है। यहाँ प्रतिदिन बारिश होता है और दिन का तापमान उच्च होता है और आर्द्रता भी उच्च होता है। रात का तापमान कम परंतु आर्द्रता उच्च, रात का तापमान कम हो जाता है पर आर्द्रता उच्च रहता है। यहाँ परजीवी पौधे जैसे आर्किड, ब्रोमेलियाड जो है देखने को मिलता है। मांस खाने वाली एक पिरान्हा मछली होती है जो कि मांस खाती है। चलिए अमेजन नदी बेसिन का जो निवासी है इनके क्या रहन सहन थे इनके बारे में जानते हैं। यहाँ कर्तन दहन की खेती होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लोग क्या करते हैं, कर्तन दहन खेती में वनों को काट कर जला देते हैं और फिर अन्य जगह चल जाते हैं, यानी कि एक ही जगह का जो है जंगल काट के जला देना, फिर दूसरी जगह का जंगल काट के जला देना, इस तरह का जो खेती करते हैं जिसको हम लोग कर्तन दहन खेती करते हैं। यहाँ की कुछ मुख्य फसल हैं टेपियोक, शकरकंद, अनानास,
उगाते हैं, पुरुष शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं, याद रखिएगा बच्चों, पुरुष शिकार करते हैं, वो मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। अमेजन बेसिन का मुख्य आहार, अमेजन नदी बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनीओक था, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन आपका पूछेगा तो अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यहाँ की जलवायु मानसूनी होती है और यहाँ का मुख्य फसल धान है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। नगद फसल में गन्ना और जूट उगाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है और इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर्यटन, इसका पर्यटन के लिए क्या है, घूमने के लिए कुछ स्थान क्या है इस बेसिन में, तो आगरा में यमुना नदी के किनारे जो ताजमहल है आप वहाँ घूम सकते हैं। बिहार में बौद्ध स्तूप घूम सकते हैं आप। और असम का काजीरंगा जो कि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ भी घूम सकते हैं। चलिए रेगिस्तान में जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो बोला कि रेगिस्तान आखिर कहेंगे किसको, तो बोला कि यह शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता यह अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति देखने को मिलता है, यानी कि वनस्पति बहुत ही कम। रेगिस्तान गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है, यानी रेगिस्तान गर्म भी हो सकता है, रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है। गर्म रेगिस्तान में सहारा रेगिस्तान देखने को मिलेगा और ठंडा रेगिस्तान में आपको लद्दाख रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो गर्म रेगिस्तान कहने का मतलब है कि यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग पर फैला है। गर्म रेगिस्तान यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग पर फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। 11 देश से घिरा हुआ है। ये जो है 11 देश से सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। अगला, सहारा की गुफा जैसे नदियाँ, आप देखिए यहाँ पर जो है ये कैसे पता चला, तब जब वैज्ञानिक लोगों ने सर्वेक्षण किया तो देखा कि सहारा की गुफा में कुछ चित्र मिला, नदियाँ मगर, अर्थात कहने का मतलब कि आज जो वहाँ का रेगिस्तानी इलाका है सहारा रेगिस्तान, वो पहले हरा भरा हुआ करता था। 11 देश में देखिए कौन कौन सा देश है, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, पश्चिमी सहारा है। नोट देखिए, या नोट में लिखा गया कि सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को मछलियों का भी कंकाल मिला और चलवासी जनजाति के लोग भेड़, बकरी, ऊँट आदि पशुओं को पालते थे और धूल भरी आंधी से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते थे। रेगिस्तानी जीवन जीने वाले लोग क्या करते थे, धूल से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते थे और पशुपालन भी करते थे। इससे जाहिर सी बात है कि आज जो रेगिस्तान वहाँ है वो पहले कहीं ना कहीं सहारा रेगिस्तान एक हरा भरा रेगिस्तान था। चलिए अब ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित है और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत है और यह प्रमुख नदी यहाँ की क्या है, सिंधु नदी है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जिसे गैंग्रीन हिमानी देखने को मिलता है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण, लद्दाख की अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी है और यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। चलिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। देखिए चीरू या तिब्बती एक एंटीलोप एक जीव है जो कि लुप्त प्राय जीव की श्रेणी में आते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा गया है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक दरास जो कि कहाँ है, लद्दाख में। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो बनता है ना, एक सरपत वृक्ष है विलो, उससे लकड़ी से बल्ला बनाया जाता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। लद्दाख में लोग यहाँ अधिकांश लोग क्या है, मुसलमान हैं। लद्दाख में अधिकांश लोग क्या है, मुसलमान एवं बौद्ध हैं। लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ, जैसे गोपा क्या था, तो ये घास का एक मैदान था, गोपा के साथ है। कुछ प्रसिद्ध मठ जैसे हेमिस, थिक्से, लामायुरु, ये सब क्या है, लद्दाख में कुछ बौद्ध मठ हैं।
चलिए, पृथ्वी का स्थल रूप क्या है? पहाड़। पहाड़ उसको बोलेंगे जो स्थलीय भाग से जिसकी आसपास की भूमि से ऊंची हो, तो उसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। और पर्वत बोला कि ये 2 तरह का होगा, एक होगा वलित पर्वत, एक होगा एक हो जाएगा ज्वालामुखी, और एक होगा भ्रंशोत्थ पर्वत। तो ये है वलित पर्वत का उदाहरण हो गया अरावली, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन है। उसके अलावा वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय, आल्प्स। ज्वालामुखी पर्वत से हो गया अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, ये हो जाएगा। और भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण वाससेज पर्वत या राइन घाटी। चलिए, पर्वत के बाद हम लोग पठार के बारे में देखते हैं कि बिहार का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 तक मीटर तक है। नोट: पठार में खनिजों की प्रचुरता अधिक होती है, यानी कि खनिज जहाँ भी मिलता है तो वो पठारी इलाका होता है, इसलिए खनन पठारी क्षेत्र में ही होता है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर का पठार जो है लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और आइए बच्चों, अब हम कुछ बस्तियाँ के बारे में देखते हैं। बस्तियाँ 2 तरह का होता है, एक अस्थाई बस्ती और एक अस्थाई बस्ती। अस्थाई बस्ती उसको बोलेंगे जहाँ लोग घर बना के रहते हैं, और अस्थाई बस्ती उसको बोलेंगे जहाँ लोग कुछ समय के लिए बनाई गई जाती है, यानी कि कुछ समय के लिए लोग वहाँ समय बिताते हैं। जैसे गर्म, ठंडा, रेगिस्तान, घने जंगल, पर्वत अस्थाई बस्ती का उदाहरण हो गया। आखेटक, शिकार, स्थानांतरित कृषि, आज यहाँ खेती किया, कल दूसरी जगह स्थानांतरित कृषि, शिकार करने के लिए आज इस जंगल में शिकार किया कहीं और, तो ये अस्थाई बस्ती हो गया। ग्रामीण बस्ती किसको बोलेंगे? जहाँ लोग पशुपालन, मत्स्यन, प्राथमिक क्रिया जैसे कृषि, खनन, ये आपका ग्रामीण बस्ती में आ जाएगा। प्रकीर्ण बस्ती क्या होगा? दूर दूर तक फैली होती है, पहाड़ी क्षेत्र में घने जंगल और विषय जलवायु होगा, वहाँ का जलवायु होगा देखने को मिलेगा। और सघन बस्ती उसको बोलेंगे जहाँ सघन में घर पास पास बने होते हैं और जहाँ अधिक संख्या में लोग क्या करता हो? वास करता हो। नगरीय बस्ती क्या होगा? जहाँ लोग निर्माण, व्यापार, सेवा में कार्यरत हो, वह नगरीय बस्ती। चलिए बच्चों, अंतिम टॉपिक है क्लास 7 ज्योग्राफी का। आप सारे जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप इसको रिवीजन करिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का संबंध है लोगों के मौसमी आवागमन से, अर्थात मौसम चेंज होने से लोग क्या करते हैं? अपने पशु पालते थे, वहाँ के लोग जो पशु पालते हैं वह मौसम परिवर्तन के अनुसार नए घास स्थल की खोज में निकल जाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है नोट में? यानी महामार्ग। बोला कि यह क्या करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऋतु प्रवास का अर्थ क्या है? कि लोगों के आवागमन से। रेल मार्ग। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाना संभव हो गया है। और ट्रांससिबिरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग आपसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांससिबिरियन रेल मार्ग, जो कि पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक फैला है। व्लादिवोस्तोक तक फैला है। जलमार्ग। जलमार्ग क्या है? ये सब व्यापार का साधन है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले साधनों के लिए जलमार्ग सबसे एक अच्छा साधन है, और जलमार्ग सबसे सस्ता साधन भी है। वायुमार्ग क्या है? वायुमार्ग परिवहन का सबसे तीव्र साधन माना जाता है। यह सर्वाधिक महंगा होता है। वायु यातायात खराब मौसम, कोहरा एवं तूफान से भी कुप्रभावित होता है, ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और दुर्गम स्थान पर पहुंचा सकता है जहां सड़क रेल मार्ग नहीं हो, उसके लिए आप वायुमार्ग का उपयोग कर सकते हैं। वायुमार्ग की एक और विशेषता है कि दूर स्थानों में लोगों को बचाने, भोजन, कपड़ा, दवाई बांटने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा मौसम। चलिए, ये टॉपिक क्या है? तो बोला कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, और इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और अपने साथ नमी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता है। मानसून लौटने का समय क्या है? तो अगला बोला कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के लौटने का समय होता है, और भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। तो चलिए दोस्तों,
जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं और जो कि सीटेट का तैयारी करते हैं, ये सारे इस क्लास को देखिए, रिवीजन करिए और आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए।